हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे हमने अपने कुछ वीडियो में महादशा, अंतर्दशा कैसे देखें, इस पर बात की थी और उनमें हमने सातों ग्रहों के पर जो नियम लगते हैं उनको जज करने के लिए, महादशा देखने के लिए, उनको मैंने बताया था। लेकिन राहु केतु के लिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि राहु केतु की महादशा देखने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। अब देखें कि इसमें आपको सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि राहु केतु को कौन सी राशियां सुटेबल बैठती हैं, मतलब अच्छा फल देने वाले होते हैं राहु केतु उन राशियों में। जैसे देखिए कि केतु जो है वो अग्नि तत्व और जल तत्व की राशियों में अच्छा फल देता है, और वही राहु हमारा वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशि में अच्छा फल देता है। तो इस बात को आप एक ध्यान में रखें। पहली बात, जैसे कि तुला, कुंभ, मिथुन, इनमें राहु अच्छा फल देगा, और केतु मेष, सिंह, धनु इनमें अच्छा फल देगा, या फिर वृश्चिक, कर्क, मीन इनमें अच्छा फल देगा। लेकिन इसमें भी अगर आप और कहते हैं तो फिर राहु जो है वो वायु तत्व की राशि में, जैसे कि तुला, कुंभ, मिथुन, इसमें ज़्यादा अच्छा फल देता है, और केतु वही अग्नि तत्व की राशि में ज़्यादा फल देता है। और जल तत्व की राशि में भी केतु बढ़िया फल देता है, और राहु पृथ्वी तत्व की राशि में भी ठीक ठाक फल देता है, जो कि वृषभ, कन्या और मकर हो गई। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जो उनका तत्व है वो या तो राहु का पृथ्वी तत्व हो, या वायु तत्व की राशि में हो, और केतु जल तत्व में हो, या फिर अग्नि तत्व में हो। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने के योग्य है कि राहु केतु कहाँ पे बैठे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो फिर वो निश्चित सी बात है कि राहु केतु की दशा अच्छी जाने की संभावना, पहला पॉइंट हमें मिल गया कि अच्छी जाएगी। लेकिन अगर जैसे राहु केतु, मान लीजिए कि राहु दशम भाव में बैठा है, लेकिन यदि उसका दशमेश से कोई संबंध नहीं बनता है, मतलब दशमेश उससे 9वें 5वें नहीं बैठा है, या दशमेश उससे उसके साथ में नहीं बैठा है, तब फिर राहु की दशा क्या कहते हैं अच्छी जाएगी, क्योंकि वो दशम भाव में बैठा है लेकिन दशमेश को पीड़ित नहीं कर रहा है। हालांकि लेकिन ये कुछ पुराने नियम थे, अब जो आज का ज़माना है थोड़ा सा बदल गया है। तो इसमें भी अगर दशम में राहु बैठेगा और दशमेश के साथ भी बैठेगा, तो कभी कभी ये भी देखने को आता है कि वो जो दशमेश राहु के साथ बैठा है उसकी दशा उतनी बहुत खराब चली जाए, और जो राहु है वो दशमेश के पूर्ण फल दे देता है यदि राहु मिथुन में बैठा हो तो दशम भाव में। इस तरीके से भी कुछ देखा जाता है। लेकिन ये तो दूसरी बात हो गई कि आपको देखना होगा कि राहु त्रिकोण में तो नहीं बैठा है, केंद्र में तो नहीं बैठा है, अकेला बैठा है तो वो मिथुन, तुला, कुंभ राशियों में है तो और अच्छा फल देगा। और अगर किसी ग्रह के साथ बैठा है, जैसे मान लीजिए कि राहु दशम भाव में बैठा हो, लेकिन वो दशम भाव में एक दूसरे त्रिकोणे के साथ बैठा हो, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का मकर लग्न है, तो मकर लग्न में राहु मान लीजिए दशम भाव में बैठा है, और मकर लग्न में पंचमेश बनता है हमारा, मकर लग्न में पंचमेश बनेगा, शुक्र बन जाएगा। तो दशम भाव में यदि राहु शुक्र के साथ बैठेगा, तो चूंकि दशम भाव एक बली केंद्र माना जाता है, उसमें पंचमेश का जाना, और वहां पे तब ये केंद्र त्रिकोण के संबंध की तरह काम करेगा। या फिर राहु जो दशम भाव में बैठा है वो नवमेश के साथ बैठ जाए, तो भी ये बली संबंध जो राजयोग बताया गया है केंद्र त्रिकोण का, उसी तरीके से ये कार्य करता है। तो ऐसे में राहु की दशा अच्छी जाएगी। और केतु की भी बात इसी तरीके से कि केतु यदि केंद्र में बैठा होगा तो फिर, और केंद्र में बैठा होगा तो उसकी दशा अच्छी जाएगी, त्रिकोण में बैठा होगा अकेला तो उसकी दशा अच्छी जाने की संभावना है। यदि जिस भाव में वो बैठा है उसके भावेश से वो संबंध ना करे तो बेहतर रहता है। कि यदि जैसे मान लीजिए कि केतु द्वितीय भाव में बैठा है, तो द्वितीय से केतु का कोई संबंध ना बने, तो इस तब उस दशा में केतु धन सुख अगर अपनी शुभ राशि में गया हो, जैसे द्वितीय भाव में केतु धनु में चला गया जाए, या फिर मेष में चला जाए, तब फिर संभावना है कि केतु अच्छे फल देगा। अब देखिए कि इसमें कुछ चीजें जो जाहिर सी बात है वो ध्यान रखने योग्य है कि राहु केतु को कैसे ग्रह दृष्टि दे रहे हैं। अब जैसे देखिए इसमें बहुत लोग ये मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है, जैसे केतु के साथ शुक्र बैठा है, तो केतु के साथ शुक्र बैठा है तो लोग क्या करते हैं कि कहेंगे कि मेरे शुक्र पर राहु की दृष्टि, क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं। लेकिन हमेशा आपको जो केतु साथ में बैठा है शुक्र के, उसको इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि सामने बैठे राहु को।
हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर जैसे केतु के साथ शुक्र बैठा है तो शुक्र की दृष्टि राहु पर आ रही होगी, पूर्ण दृष्टि। तो आप राहु पर शुक्र का प्रभाव मानेंगे, मगर शुक्र पर यहाँ पर सिर्फ केतु का प्रभाव माना जाएगा। राहु का प्रभाव शुक्र पर नगण्य मात्र रहेगा, उतना प्रभाव नहीं माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि राहु पे कैसे ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, कैसे ग्रह उसको देख रहे हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की योग है कि जैसे ये जो ग्रह है ये लंबे समय तक गोचर में रहते हैं, मतलब करीब 1.5 साल तक राहु केतु गोचर में रहते हैं। तो फिर इनकी दशा और अंतर्दशा में ये जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि ये गोचर में कहाँ चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गोचर में राहु केतु ऐसे भाव से गुजर रहे हो जिनमें अष्टक वर्ग में बहुत ज़्यादा बिंदु मिले हो, या फिर अपने जो चंद्रमा से गोचर देखने की विधि बताई गई है उसमें अच्छे भाव से गुजर रहे हो। वो जब गोचर होता है तब आप लोग को पता ही चल जाता है कि आपके राशि से गोचर कैसा चल रहा है। तो यदि किसी की राहु की दशा चल रही है मान लीजिए, या केतु की दशा चल रही है और गोचर में वो अच्छा चल रहा है, तो भी अच्छे परिणाम की हम आशा कर सकते हैं। क्योंकि इन ग्रहों का गोचर, जो बड़े ग्रह हैं, वो करीब 1.5 साल बाद इनका गोचर में बदलाव आता है। तो ये कुछ बिंदु हैं, इनका आप ध्यान रखिए। इसमें एक चीज आप और देख सकते हैं कि राहु या केतु जहां बैठे हैं उनके अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं। जैसे राहु किसी का मान लीजिए जन्म कुंडली में तुला राशि का बैठा हो D1 चार्ट में, और उसमें अष्टक वर्ग में उसको 30 या 30 से अधिक बिंदु प्राप्त हो, लेकिन नवमांश कुंडली में यही राहु कुंभ राशि का बैठा हो या फिर किसी अन्य राशि का बैठा हो, तो आप उस राशि को, जैसे यहाँ पे सपोज के लिए हमने माना कि राहु मान लीजिए किसी का जन्म कुंडली में तुला राशि में है और उसको 30 से अधिक बिंदु मिले हैं, और यही राहु नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में है, तो आपको क्या करना है कि कुंभ राशि को D1 चार्ट में देखना है कि कुंभ राशि को जन्म कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं। यदि उसमें 28 या 30 से ज़्यादा बिंदु मिलते हैं तो भी राहु की महादशा अच्छी जाने की संभावना बनती है। ये नियम CS पटेल की बुक से लिया गया है। स्वर्गीय CS पटेल जो सर थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने अष्टक वर्ग के बारे में बहुत कुछ बताया, और सोचिए उस समय जब सॉफ्टवेयर नहीं था, आज की आधुनिकता नहीं थी, तब उन्होंने ये सब काम किया था। तो ये उन्हीं का नियम है। तो इस नियम को भी आप एक तरह से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए कि इसको एक बार मैं फिर से समअप करता हूँ कि आपको देखना है कि राहु केतु कैसे बैठे हैं। यदि अकेले बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो उनके जो भावेश है उससे संबंध ना बने। जैसे मान लीजिए कि राहु चतुर्थ भाव में बैठा है, तो चतुर्थेश से यदि राहु का किसी तरीके से संबंध नहीं है, तब तो ये राहु अच्छा फल देगा। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्यों मैं कह रहा हूँ चतुर्थेश से संबंध ना हो, क्योंकि यदि राहु चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ भी संबंध कर लेगा तो ये राहु चतुर्थ भाव चतुर्थेश दोनों को पीड़ित कर देगा, क्योंकि राहु केतु एक पाप ग्रह माने गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए कि यदि राहु केतु अकेले बैठे हैं तो कैसी राशि में बैठे हैं, क्योंकि तत्व का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे राहु जल तत्व या अग्नि तत्व में ना जाए, वरना राहु अच्छा फल नहीं देगा, फिर वो राहु बहुत बुरा फल देता है। तो तत्व का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि राहु जैसे कहीं भी बैठा हो, लेकिन वो किसके साथ बैठा है। जैसे मान लीजिए कि राहु किसी भी भाव में बैठा हो लेकिन वो नवमेश के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कभी कभी ये होता है कि राहु अपनी दशा में नवमेश के फल देगा, बहुत अच्छा जातक तरक्की करेगा, लेकिन जब उस नवमेश की दशा आएगी, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं, तो वो जो क्या कहते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन या जो भी कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एब्जॉर्ब कर लेना, हाँ यही कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेना। उसके वजह से राहु चूंकि नवमेश के साथ यदि बैठा है, तो नवमेश का जो फल है उसने तो उसको ग्रहण कर लिया और वो अपनी दशा में दिया, लेकिन ऐसे में यदि नवमेश की दशा जातक की आती है तो फिर उसको कभी कभी बहुत बुरे परिणाम भी मिलते हैं, क्योंकि राहु अपना प्रभाव नवमेश को दे रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि राहु केतु कैसे ग्रह के साथ बैठे। यदि राहु अष्टमेश के साथ या फिर द्वादशेश के साथ बैठेगा तो वो अच्छा फल नहीं देगा, जाहिर सी बात है। और अपनी दशा में वो द्वादशेश के फल ग्रहण करेगा, तो फिर समझ सकते हैं कि वो कैसा फल देने लायक होगा अपनी दशा में। तो ये जो कुछ बातें हैं इनका ध्यान रखिए कि राहु या केतु के साथ कैसे ग्रह बैठे हैं, और जो ग्रह बैठे हैं वो किन भावों के स्वामी हैं, और इनको आप चंद्र कुंडली से भी देखिए कि वो किन भाव के स्वामी हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का
मीन लग्न है, तो मीन लग्न के लिए मान लीजिए कि मंगल अच्छे भाव के स्वामी बनता है, नवमेष और द्वितीय बनता है। और यही मान लीजिए कि किसी का मीन लग्न है और चंद्र कुंडली उसकी कर्क लग्न की बनी, तो कर्क लग्न की यदि चंद्र कुंडली बनी तो भी यहाँ पे मंगल जो है वो ये योग कारक बनेगा। अब ये मंगल यदि केतु के साथ बैठेगा, और यही मंगल यदि मान लीजिए कि केतु के साथ बैठा हो मीन लग्न में, और दशम भाव में मंगल और केतु की युति हो, तो चूंकि मंगल यहाँ पे नवमेष है और नवमेष का दशम में जाना, पहली बात तो ये अच्छा हो गया। और वहाँ पे यदि केतु आ गया तो वो जो नवमेष और दशम भाव का जो संबंध बना उसमें उसने और उस योग को पावरफुल बना दिया। तो ऐसी स्थिति में केतु की दशा बहुत अच्छी जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली से लग्न कुंडली से दोनों की ही कुंडली से जो उसके साथ ग्रह बैठा है वो अच्छे भाव का स्वामी बनता है। तो ये बात भी आप अपने ध्यान में रखिए कि जो उसके साथ ग्रह बैठा है वो कैसा है। अभी देखिए इसमें कुछ एक अपवाद भी है, जैसे शत्रु ग्रहों का विशेष ध्यान रखिए कि जैसे सूर्य चंद्रमा राहु केतु के शत्रु हैं, तो यदि भावेश वो अच्छे भी हो जाए मान लीजिए, लेकिन तब भी थोड़ा सा वो शत्रु धर्म अपना नहीं भूल पाते हैं, शत्रु धर्म निभाएंगे अपना, तो उनकी दशा बहुत अच्छी जाने की संभावना नहीं बनती है, सामान्य जाने की संभावना रहती है। यदि मान लीजिए कि सूर्य चंद्रमा बुरे भाव के स्वामी भी हैं और राहु केतु के साथ बैठे हों, मान लीजिए जैसे कि चंद्रमा किसी का कुंभ लग्न है, यहाँ पे चंद्रमा छठे भाव का स्वामी बनता है, अब ये राहु के साथ बैठेगा तो फिर ये राहु जो है वो चूंकि चंद्रमा का मित्र भी नहीं है और छठे भाव का फल ग्रहण करेगा, तो ऐसे राहु की दशा बहुत अच्छी जाने की संभावना नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। आगे हम इस पे और वीडियो भी करेंगे कि कैसे इनकी दशा का और सूक्ष्मता से विचार करें, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आ रहा होगा। देखें कि ये आप ध्यान रखें कि राहु केतु यदि अकेले बैठे हो तो आपको राशियां देखनी कि वो किन राशि में गए हैं और कहाँ पे बैठे हैं, जैसे किन त्रिकोण में गए हो तो अच्छी बात है। अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो ग्रह किन भाव का स्वामी ले रहा है ये भी आप देख सकते हैं। और गोचर में कैसे राहु केतु चल रहे हैं, गोचर में जहाँ चल रहे हैं वहाँ अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, ये 2-3 पॉइंट है। आप इनको ध्यान में रख करके अगर इनकी दशा को निकालेंगे तो जरूर से आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी आप मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं, उनमें भी मैंने महादशा का अन्य ग्रहों के साथ कैसे बताया है वो मैंने बताया है कि कैसे उसको जज करें। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा संपर्क पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।